हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जौहरी पाठशाला। दिस इज अमित सर। चलिए, आज का हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12th स्टूडेंट्स और जी मेन के लिए। ये है रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, लेकिन हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में मैं सिर्फ रिलेशन के बारे में बात करूंगा, उसके बारे में जितनी भी चीज़ें आपको ज़रूरी हैं इन डेप्थ रिलेशन के बारे में हम बात करेंगे। फंक्शन के लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। दोनों को अलग अलग करेंगे, फिर दोनों को आपस में लिंक भी बिठाएंगे। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, उन तक पहुंचाएं जिनको ऐसी एक्सप्लेनेशन और ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, आज का लेक्चर शुरू करते हैं रिलेशन पर। रिलेशन इन मैथमेटिक्स इज सेम एज द रिलेशन इन इंग्लिश। कि ए और बी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन है। दे आर आइदर ए इज द ब्रदर ऑफ बी, आइदर बी इज द सिस्टर ऑफ ए, आइदर दे लिव इन द सेम कम्युनिटी। तो किसी भी टाइप का एक लिंक होना दो ऑब्जेक्ट या दो क्वांटिटी के बीच में, दैट डिफाइन द रिलेशन। मैथमेटिक्स में जब हम रिलेशन की बात करते हैं तो हम इंग्लिश से थोड़ा और आगे जाते हैं, मीनिंग वही रखते हैं, बट इसमें क्या है, हमें काफ़ी सारे नंबर्स, काफ़ी सारे इक्वेशंस और कंडीशन पे वर्क करना पड़ता है। तो उसके लिए हम रिलेशन को उसके लिए डिफाइन करते हैं, बट इज द सेम एज द इंग्लिश वर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिलेशन को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो रिलेशन इज एनी लिंक और एनी रिकॉग्नाइजेबल रिलेशन और द लिंक बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड रिलेशन। मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं। कोई एक नंबर है ए सेट्स में, मान लीजिए नंबर्स हैं 1 2 3। बी सेट में कोई नंबर है, लेट अस सपोज मान लेते हैं 3 4 5। अब ए और बी में अगर मुझे रिलेशन निकालना है तो सबसे पहली बात तो रिलेशन का मतलब आपको क्लियर है कि कोई भी एक ऐसी लिंक या कोई भी ऐसा रिकॉग्नाइजेबल लिंक होना चाहिए दो ऑब्जेक्ट और क्वांटिटी के बीच में, जिससे हम उसको लिंक कर पाएं। ठीक है। अब जैसे अगर मैं यहां बोलूं कि मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन करना है जिसमें ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी आ जाए। ए मतलब ये वाले सेट के नंबर, बी मतलब बी वाले सेट के नंबर। तो अगर मैं ए सेट के नंबर और बी सेट के नंबर में ये रिलेशन जो मुझे दिया गया है अगर मैं चेक करूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहां नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है जो यहां पर है। 3 का स्क्वायर 9 होता है जो यहां पर नहीं है। तो इनमें जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में निकल के आ रहा है, 2 and 4 के बीच में। दिस इज ए वेरी बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। और वैसे अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जैसे वो डिफाइन करते हैं कि ए इज द ब्रदर ऑफ बी, आइदर दे ए और बी लिव इन द सेम कम्युनिटी, लाइक दैट सेम वे द रिलेशन कैन बी डिफाइंड इन मैथमेटिकल नंबर्स ऑल्सो। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अगर ए और बी दो के बीच में आप रिलेशन लिखते हैं तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है। लेट अस सपोज ए और बी आपको दो सेट्स दिए गए हैं, इन लोगों के बीच में आपको रिलेशन बताना है कि ए का रिलेशन बी से क्या है। तो या तो आप ऐसे लिखिए, ए और उनके बीच में आर डाल दीजिए कैपिटल वाला, दैट डिफाइंस ए इज रिलेटेड टू बी। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एरो बी, मतलब दिस इज द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ये रिलेशन है ए से बी तक, इसको उल्टा नहीं कर सकते आप। वाइस वर्सा इज नॉट अलाउड। ए टू बी अलग होगा, बी टू ए अलग होता है। ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आते हैं यहां पर रिलेशंस को सर हम जब क्वेश्चंस की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखना पड़ता है। ऑर्डर्ड पेयर जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू देखें तो ए और बी में एक ही रिलेशन बन रहा था, तो मैं अगर उसको ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो मैं ए वाला पहले और बी वाला बाद में लिखूंगा, क्योंकि मेरा जो रिलेशन डिफाइंड है वो ए टू बी है इस क्वेश्चन के लिए। तो मैं पहला एलिमेंट ए वाले कैटेगरी से लूंगा, दूसरा एलिमेंट बी वाली कैटेगरी से लूंगा, जो मेरे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ए का और बी का ये एलिमेंट है, इनका एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। कई क्वेश्चंस में ऐसे ही बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके बनते हैं।
जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर, और उसको आप डिफाइन करते हैं इस तरह से A क्रॉस B। इसमें आपके बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आते जाएंगे, मैं अभी बॉक्स को खाली छोड़ रहा हूं, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आपके आते जाएंगे। दैट डिफाइंस द रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफाइन करने का ये वे होता है। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिलेशन की कुछ 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो मैंने आपको बताया उसका रिप्रेजेंटेशन, या तो आप A-R-B लिखेंगे या A-B लिखेंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि रिलेशन इज डिफाइंड ओनली बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स और 2 सेट्स। उसके लिए आपको 2 सेट्स चाहिए होते हैं। ठीक है, समटाइम्स जैसे आपके पास एक ही सेट है तो आप उसका खुद के नंबर से भी रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में A क्रॉस A लिखना पड़ेगा आपको। तो जैसे ये नंबर है, एक ही बॉक्स है मेरे पास A सेट, तो उसको अगर मैं A क्रॉस A लिख रहा हूं, मतलब मैं डिफाइन कर रहा हूं A का रिलेशन A के साथ ही, मतलब A टू A, दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलेशन। लेकिन हमें हमेशा 2 ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए 2 ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे, या तो वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में सेम हो, दोनों सेट्स आपस में सेम हो, या फिर दोनों सेट डिफरेंट हो। लाइक दैट A-B डिफाइन करें या A-A भी आप डिफाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सेट डिफाइन करने में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, मान लीजिए अगर मैं A और B को डिफाइन करता यहां पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, इस कंडीशन को रखे बिना, मैं फिर आपको रिपीट करता हूं, इसको करने के लिए पीछे एक मेरी वजह है, मुझे सेकंड आपको प्रॉपर्टी समझानी है। अगर मैं देखूं A और B के बीच में कितने सारे कार्टेशियन ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो मैं लिखूंगा A क्रॉस B के बीच में कितने सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बन सकते हैं। 1 3 बन सकता है, 1 4 बन सकता है, 1 5 बन सकता है, 2 3 2 4 2 5 बन सकता है, सेम वे 3 3 3 4 और 3 5 बन सकता है। इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस B, मतलब A और B के सेट्स के बन सकते हैं, लेकिन ये सारे हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर होंगे? इट इज नॉट नेसेसरी। अब मैं इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव समझाता हूं, जो सेकंड प्रॉपर्टी है। रिलेशन जब भी आप A और B के बीच में डिफाइन करेंगे, तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो हमेशा A क्रॉस B का सबसेट होते हैं। वो हमेशा A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं उनका ही सबसेट उनके बीच के रिलेशंस को डिफाइन करता है। सबसेट का मतलब होता है कि उन्हीं में से जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, या तो सारे या फिर कुछ, वही आपको रिलेशन डिफाइन करके देंगे। तो ये सेकंड थिंग है कि A क्रॉस B का जो रिलेशन होता है, इट इज ऑलवेज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर मैंने इस कंडीशन को रखे बिना बनाए थे। जब मुझे रिलेशन डिफाइन करने को बोला जाएगा कि A² शुड बी इक्वल टू B, तो मेरे को सिर्फ एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है 2 4, विच इज द पार्ट ऑफ दिस। आप देख सकते हैं 2 4 इज द पार्ट ऑफ दिस, मतलब रिलेशन बिटवीन एनी 2 सेट्स इज द सबसेट ऑफ दीज 2 सेट्स। उन दोनों सेट्स के बीच में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, जरूरी नहीं है वो सभी रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर हों। जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लाइक दिस, और जो भी कंडीशन होगी वो उस रिलेशन का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर होंगे A क्रॉस B के सबसेट से ही। यह आपको सेकंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। ठीक है जी, फिर आते हैं हम इसकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पर कि सेट को मैंने रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया, वाइस वर्सा सेम नहीं होगा। A क्रॉस B और B क्रॉस A आर 2 डिफरेंट थिंग। तो A टू B लिखेंगे तो ये रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं A से B तक, A टू B का रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं, जिसको आप कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, जो कि सबसेट होगा A क्रॉस B का। अब इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अपन देखते हैं कि आप रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों मेथड का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी भी रिलेशन को मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं दोनों वे से कर सकता हूं जो मेरे पास होते हैं, जो हम सभी जानते हैं सेट की भाषा में,
या तो आप रोस्टर फॉर्म में कर सकते हैं, आप रोस्टर फॉर्म में कीजिए, या फिर आप सेट बिल्डर फॉर्म में कीजिए, आपको दोनों अलाउड है। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, बिल्डर, रोस्टर फॉर्म में या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में, इन दोनों फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं, या किसी भी एक फॉर्म का आप यूज कर सकते हैं टू डिफाइन और टू राइट और टू रिप्रेजेंट एनी रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स और क्वांटिटी, जो किसी ना किसी लिंक के थ्रू आपस में एक रिलेशन बनाते हैं। वो कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में दी जाती हैं। ठीक है जी, तो ये हुआ आपका। अब यहां पर जिन बच्चों को रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म नहीं पता है, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ कर देता हूं। रोस्टर फॉर्म मतलब होता है डायरेक्टली आप नंबर लिखते जाते हैं एक ब्रैकेट के अंदर, कि मान लो 1 2 3 4 लाइक दैट, इस तरह से नंबर लिखते जाते हैं, जो कि होता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप उसको डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ वर्ड। जैसे मैं अपने पुराने वाले को डिफाइन करता हूं, जो मैंने एग्जांपल लिया था कि ये सेट डिफाइन फ्रॉम ए टू बी, ए रिलेशन बी है, ए इज द पार्ट ऑफ रिलेशन एंड बी इज द पार्ट ऑफ रिलेशन, such that a square is always equal to b. So I am defining a relation between a and b such that a square should always be equal to b. तो that मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख दिया है। इसी रोस्टर फॉर्म को अगर मैं सेट बिल्डर में कन्वर्ट करूंगा तो जो भी नंबर्स ये सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो नंबर्स डायरेक्टली आप लिखते हुए चले जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आप रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें या रोस्टर फॉर्म में लिखें, दोनों आपको अलाउड है। ठीक है जी, अब मैं एक बार इनकी प्रॉपर्टी को सिलसिले से दोबारा बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई थी कि रिलेशन लिखते कैसे हैं, ए आर बी और ए एरो बी। ठीक है जी, वो रिलेशन रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है कि ये रिलेशन है। रिलेशन कभी भी आप निकालेंगे वो हमेशा दो ऑब्जेक्ट और दो क्वांटिटी के बीच में होगा, बट जरूरी नहीं है दोनों क्वांटिटी डिफरेंट हो। सम टाइम ए टू ए रिलेशन, मतलब आपस में अपने ही सेट का अपने से रिलेशन हम ले सकते हैं, अलाउड है। तो ए टू ए भी पॉसिबल है, लेकिन दो सेट्स होने ही पड़ेंगे आपके लिए। ठीक है, या तो दोनों सेट सेम हो या दोनों सेट डिफरेंट हो। सेकंड हमने क्या देखा था कि हम सेट्स में रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म हम दोनों का यूज कर सकते हैं फॉर इट्स रिप्रेजेंटेशन। इज दैट क्लियर? तीसरी हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या देखी थी, क्या डिस्कस किया था कि इस रिलेशन में जो भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, जिसको हम कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, वो हमेशा सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का। जो मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी में बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, लेकिन वो सभी रिलेशन डिफाइन करें या उनमें से कुछ, दैट डिपेंड कि क्या वो रिलेशन की दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। लेकिन जो भी सेटिस्फाई करेंगे वो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में से ही कुछ होंगे या सारे होंगे उनमें से ही। इसलिए बोला जाता है कि जो रिलेशन आता है ए टू बी का इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी के रिलेशन के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, मैं इस रिलेशन को आगे और अच्छे से कॉम्पिटिटिव के लिए भी डिफाइन करूंगा। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। आई होप आपको रिलेशन का थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा, काफी ज्यादा मिल गया होगा मेरे ख्याल से। अब मैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं किसी रिलेशन को मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूं। अगर मैं ये रिलेशन लिखना चाह रहा हूं तो मैं बोलूंगा रिलेशन इज बिटवीन ए डॉट बी। ये ए बी आ गया, इनके बीच में मुझे रिलेशन को डिफाइन करना है। ए एक सेट है और बी एक सेट है, जिसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ए क्रॉस बी। ए इज द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज द एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी सेट। ये हो गया आपका एक जनरल डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ सेट बिल्डर मेथड कि आप रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब जैसा कि हमने देखा क्लास 12th में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन पर।
तो अब हम चलते हैं इसके टाइप्स पर। ये क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मैं थोड़ा सा फ्लो चार्ट का और माइंड मैप का यूज ज्यादा करता हूं क्योंकि मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं उस पर, और उस पर रिव्यू करना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ईजी होता है। आप तो मेरे सारे वीडियो में देखेंगे तो मोस्टली मैं माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट की हेल्प से करता हूं। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव। द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। पहले मैं सिर्फ नाम लिखता हूं, फिर मैं इनको डिफाइन करूंगा। सेकंड आता है सिमेट्रिक। दो रिलेशन हमने डिफाइन किए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तीन टाइप के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होते हैं। इनके आगे भी होते हैं जो मैं अलग से आपको बता रहा हूं। एक होता है आपका एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है कि जो रिलेशन की कंडीशन डिफाइन की गई है वो ए और बी के किसी भी नंबर पे सूट नहीं करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यहां लिखूं 1 2 3 और ये ए है, और मैं अगर बी डिफाइन करूं, लेट अस सपोज 3 5, और मैं बोलूं द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी शुड बी सच दैट ए स्क्वायर शुड बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये रिलेशन की कंडीशन दी हुई है कि रिलेशन ए और बी में आपको ऐसे नंबर्स पर निकालना है जिसमें ए के नंबर का स्क्वायर जो ए सेट्स में है वो स्मॉल ए वाले नंबर्स हैं, है ना। तो मैं यहां डिफाइन पे लिख देता हूं, स्मॉल ए मीन्स द एलिमेंट ऑफ ए और स्मॉल बी इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो ऐसे रिलेशनशिप हमको निकालने हैं जिसमें ए सेट्स के नंबर का स्क्वायर बी सेट के इक्वल आ जाए। अगर मैं यहां देखूं 1 का स्क्वायर 1 होता है, बी सेट में नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, बी सेट में नहीं है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, बी सेट में नहीं है। एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन रहा है। जब एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनता रिलेशन की कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन में एम्प्टी रिलेशन को भी आपको काउंट करना होता है। तो ये होता है एम्प्टी रिलेशन, और एम्प्टी रिलेशन को हम फाई से शो करते हैं, जिसको हम अदर लैंग्वेज में नल सेट भी बोलते हैं। फाई मतलब नल सेट। नल सेट मतलब नल और वॉइड, दो टाइप की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो, या तो नल यूज कर लो या फिर वॉइड यूज कर लो। वॉइड मतलब खाली है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन, नल सेट और वॉइड सेट, एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट के अंदर फाई से। ठीक है जी। फिर हम आते हैं, एक दूसरा टाइप का और है जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं वो सारे की सारे रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। मैं अपने आप को फिर रिपीट करता हूं, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब होता है ए और बी, जो दो सेट्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, उनके बीच में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो सब की सब ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे। दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर कंडीशन ऑफ रिलेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हों। तो ये हो गया आपका नंबर 2 यूनिवर्सल रिलेशन। इन तीनों के अलावा ये दो मैंने अलग से बताया आपको, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन। कई बुक्स में और कई पेपर्स में आप देखोगे एम्प्टी और यूनिवर्सल दोनों रिलेशन को मिला के एक वर्ड दे दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिवियल रिलेशन। क्या बोल देते हैं हम लोग इन दोनों को मिला के? ट्रिवियल रिलेशन।
ये दोनों आते हैं इस कैटेगरी में। एम्प्टी सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और यूनिवर्सल रिलेशन जिसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि ए और क्रॉस बी के पॉसिबल हो सकते हैं। इन दोनों को मिला के मैंने एक नाम दे दिया ट्रिवियल रिलेशंस। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे रिलेशनशिप आप बना सकते हैं, लेकिन वो यहां पर हम कवर नहीं करते हैं क्योंकि उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। दैट कैन बी डन इवन बाय द कॉमन सेंस। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो 3 मैंने यहां बता रहा हूं और 2 मैं आपको बता चुका हूं, एम्प्टी और यूनिवर्सल, जिसको मिला के हम ट्रिवियल रिलेशनशिप कह सकते हैं। अब हम आते हैं एक एक को आराम से समझने के लिए। सबसे पहला मैंने आपको बताया रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है? मेरी खुद की परछाई मेरे सेट में आ जाए, मतलब मेरा एक रिलेशनशिप जो ए है वो मैं हूं और उसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर मेरा परछाई आ जाए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। अब इसको मैं मैथमेटिकली आपको बताता हूं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जैसे 1 1 2 2, देखिए सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4। ऐसे टाइप के रिलेशन जिनमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम होते हैं वो बोला जाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो हैं, ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट वो दोनों सेम होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। अभी हम पहले इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, फिर इनको क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखें, काफ़ी मटेरियल इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो रिफ्लेक्सिव जैसे मैंने बताया, मैं और मेरी शेडो दोनों मिलके एक ऑर्डर्ड पेयर बना दें, हो गया भैया मेरा रिफ्लेक्सिव सेट, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप कंप्लीट। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्सिव में दोनों क्वांटिटीज या दोनों जो एलिमेंट हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। ठीक है जी। फिर आते हैं सिमेट्रिक पर। सिमेट्रिक जैसे हमने बताया मैथमेटिक्स में रिलेशन का सेम मतलब होता है इंग्लिश वाला, वैसे ही इसके टाइप में भी वही है सिमेट्रिक। हम लाइफ में सिमेट्री मतलब क्या बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो उसको उल्टा करके देखो तो भी वो सेम दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड, अरे यार इट इज अ सिमेट्रिकल थिंग्स। अगर मैं इस पेन को किसी भी चीज को, मान लो मैं इस पेन को ऐसा देख रहा हूं, अगर मैं इसको उल्टा करके देखूं तो भी अगर मुझे ये सेम दिखेगा, उसमें बिल्कुल एक दूसरे से, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक रिलेशनशिप को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो अगर ए बी है तो भाई बी टू ए बी होना चाहिए। अगर ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है तो बी और ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। अगर ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन सेट का हिस्सा हैं तो वो वाला रिलेशन को आप सिमेट्रिक बोल सकते हैं। इसका मतलब नंबर्स की फॉर्म में अगर 1 2 है तो भाई साहब 2 1 भी होना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप जिसमें 1 2 है और 2 1 भी है तो हम उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशनशिप। ठीक है जी। थर्ड पे आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि मान लीजिए ए और बी एक ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब इसका सेकंड ऑर्डर्ड पेयर जो बी है वो किसी तीसरे के साथ ऑर्डर्ड पेयर में है। अगर ए टू बी है और बी टू सी भी डिफाइंड है एलिमेंट्स ऑफ द रिलेशनशिप, अगर इसमें ए टू सी आ गया तो ये हो जाता है ट्रांजिटिव रिलेशनशिप। मतलब अगर 1 2 है और 2 3 है, अगर इसमें 1 3 भी आ गया, इसका पहला एलिमेंट और इसका लास्ट वाला एलिमेंट, तो वो ऑर्डर्ड पेयर जो रिलेशनशिप बनाएगा वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हमने 2 पहले डिस्कस किए, एम्प्टी एंड यूनिवर्सल, जिनको मिला के हम बोलते हैं ट्रिवियल। उसके अलावा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इनको अब हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। जहां तक मेरा मानना है कि आपको एक बेसिक आइडिया इसका लग गया होगा। अब क्वेश्चन में हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं इसके नेक्स्ट में बताता हूं। यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं? कोई भी डाउट के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, या आप चाहते हैं मैं आपके लिए कोई अपना आपके टॉपिक का वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे आप डिस्क्रिप्शन में लिख के दीजिएगा। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब अपन डिस्कस करते हैं इनको क्वेश्चंस के थ्रू।
क्वेश्चंस मैं बेसिकली एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, अभी बहुत बेसिक्स क्वेश्चन ले रहा हूं। इसके अलग से जी मेन के क्वेश्चन में जो थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स यूज होती हैं वो मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के रिलेशनशिप के वीडियो का पर्पस है कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल की हेल्प से और इन डेप्थ कॉन्सेप्ट को बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको क्लियर कर पाऊं। ठीक है जी, जो स्मॉल ट्रिक्स यूज होती हैं जी मेन के न्यूमेरिकल में या एडवांस के न्यूमेरिकल में, वो हम एक अलग सेपरेट क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मैं मोस्टली अभी जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं टू मेक इट मोर क्लियरिटी ऑन टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप को हम प्रूव कैसे करते हैं। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट जो यहां रह गई है कि ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव इन तीनों रिलेशनशिप को मिला के अगर कोई भी सेट इन तीनों रिलेशनशिप को होल्ड करता है तो हम उसको एक वर्ड में बोल देते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। मतलब दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस का मतलब होता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। ऐसे रिलेशंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूं अभी वो मोस्टली एनसीईआरटी से ले रहा हूं, तो एनसीईआरटी की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करता हूं। पहला दिया हुआ है कि देयर आर ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, जिसको आप टी से शो कर रहे हो। तो क्वेश्चन बोलता है टी मतलब क्या? ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। इन अ प्लेन मतलब इसमें प्लेन एक ही रखा गया है। ये वो सारे ट्रायंगल हैं जो दूसरे प्लेन में नहीं है। जैसे मेरा एक बोर्ड प्लेन होता है, ये एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जितने भी ट्रायंगल कैपिटल टी सेट में हैं वो आप इस पूरे बोर्ड पे ही ड्रॉ करेंगे, दूसरे प्लेन पे नहीं। तो वो सारे ट्रायंगल इस टी सेट में हैं एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब वो मुझसे बोल रहा है कि ऐसा रिलेशनशिप डिफाइन करो आप। वो मुझसे बोल रहा है ऐसा रिलेशनशिप आप डिफाइन करो जिसमें T1 और T2 के बीच में रिलेशनशिप हो। अब मैं आपको क्वेश्चन पढ़ना भी सिखाता हूं। इसको T1 T2, तो हमने जो T डिफाइन किया था वो है ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। अब इसकी जो राइटिंग लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है द रिलेशनशिप इज बिटवीन T1 एंड T2। ये रिलेशनशिप किसके बीच में है? T1 टू T2। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T1 रिलेशनशिप T2, ये इन दोनों का। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में वो आपको ये बताएगा कि किन दो ऑब्जेक्ट और क्वांटिटीज के बीच में आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहां पर T1, T2 लिखा है, मतलब T1 टू T2 हमें रिलेशनशिप डिफाइन करना है। इसका मतलब क्या होता है? 2 बिंदियां लगी हुई हैं, इसको हम बोलते हैं सच दैट। 2 बिंदी मतलब होता है सच दैट। अब मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि T1 एंड T2 की कंडीशन क्या होगी रिलेशन डिफाइन करने के लिए। तो एज पर द क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल मैं बना देता हूं टू T2। ठीक है जी, और फिर वो बोल रहा है आप ये प्रूव करके दीजिए कि जो R है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। तो ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी से मैंने आपके लिए रीड कर दिया। तो ये क्वेश्चन अब मैं आपको क्लियर करना स्टार्ट करता हूं, सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मुझे डिफाइन किया गया टी के सारे एलिमेंट जो हैं वो ट्रायंगल्स हैं, एक ही प्लेन को बिलोंग करने वाले। सारे एलिमेंट्स ट्रायंगल हैं जो एक ही प्लेन को बिलोंग करते हैं। अब मुझे रिलेशनशिप डिफाइन करना है तो मैंने लैंग्वेज जो यूज करता हूं उसको अच्छे से रीड करना सीखना है। जो पहले 2 लेटर्स लिखे जाते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, दैट शोज दैट कि आपको उन दोनों के बीच में रिलेशन डिफाइन करना है। यहां रिलेशन डिफाइन करना है T1 और T2 के बीच में, जिसको अपन ऐसे लिखना सीखे थे कि ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सच दैट के बाद आपको कंडीशन लिखी हुई दिखेगी। वो कंडीशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तभी वो रिलेशनशिप होगा। तो कंडीशन क्या दी है कि T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हों। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है।
इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं और इन डेप्थ आपको डिफाइन करता हूं रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। सबसे पहले देखते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों एलिमेंट सेम हो, 1 1 2 2 A B B C C ऐसे एलिमेंट हो। नंबर फॉर्म में तो आपको इजीली समझ में आ जाता है। अब इस फॉर्म में समझ के देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या यह रिलेशन होल्ड करेगा बिटवीन T1 T1। कोई भी दोनों ट्रायंगल अगर सेम ले लिए जाएं तो क्या वो रिलेशन होल्ड करेगा। तो मैंने देखा कि अगर दोनों ट्रायंगल हैं और वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे मुझे डिफाइन किया गया है टी इज द ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, एंड मुझे डिफाइन करना है सच दैट कि T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर T1 कोई भी एक ट्रायंगल होता है, कोई भी एक ट्रायंगल हो, स्केलिन ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, वो हमेशा अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है। वो हमेशा अपने आप से कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो क्या एबीसी ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा? ऑफ कोर्स, बाय डेफिनेशन द ट्रायंगल्स जिनका शेप एंड साइज दोनों सेम हो, तो भाई एबीसी और एबीसी तो सेम ही हुए ना। तो T1 और T1 के बीच में रिलेशन लेना है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे आप नंबर्स में समझे 1, 1, 2, 2, A, वैसे ही यहां पर T1 कॉमे में लेंगे। तो हमने देखा यस, एक ट्रायंगल अपने आप से तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है, तो भैया रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब आते हैं सेकंड नंबर पर, क्या यह सिमेट्रिक होगा? सिमेट्रिक होने के लिए हमने क्या देखा था कि अगर A टू B है तो B टू A भी होना चाहिए। पहले मैं वो नोटेशन लिखता हूं आपके लिए। अगर A कॉमा B एक ऑर्डर्ड पेयर है तो B कॉमा A में भी वो रिलेशनशिप की कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। देखते हैं, अगर T1 कॉमा T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर T1 और T2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ऑब्वियस T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट होना ही होना है। अगर ABC DEF के कॉन्ग्रुएंट है तो भैया DEF भी तो ABC के कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। तो मतलब अगर T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, अरे ऑफ कोर्स यार T2 और T1 भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो रिलेशन बन गया सिमेट्रिक भी। आप इसको बिना नंबर के समझ रहे हैं। अब मैंने देखा क्या ये थर्ड रिलेशनशिप होल्ड करेगा जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने क्या देखा था कि अगर A और B आपस में एक रिलेशनशिप में हैं और B और C आपस में हैं, अगर A और C का रिलेशन भी बन जाएगा, सेटिस्फाई करेगा कंडीशन ऑफ रिलेशन को, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, दैट मीन्स रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव भी है। तो लेट्स सी, तो अगर T1 कॉमा T1 और T2 आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, मैं यहां लिखता हूं T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है भैया। A टू B हो गया। अब देखते हैं B टू C। T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3। T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 किसी तीसरे ट्रायंगल T3 से कॉन्ग्रुएंट है। ऑफ कोर्स, अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय एक्सियम ऑफ मैथमेटिक्स वी कैन से T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 ऑल्सो। ऑफ कोर्स, यहां लिख देते हैं वही बात कि भैया T2 T3 से कॉन्ग्रुएंट था, तो ऑफ कोर्स ही बात है T1 भी T3 से कॉन्ग्रुएंट होगा बाय एक्सियम एक मैथमेटिक्स में। तो ये रिलेशन जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया था, इसमें तीनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन भी, सिमेट्रिक की कंडीशन भी और ट्रांजिटिव की। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम बोलते हैं द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको समझ में आया होगा। मैं और क्वेश्चन ले रहा हूं अभी धीरे धीरे। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा, मैं छोटी छोटी चीज़ें जो बताता हूँ कि हाउ टू रीड वो उस पूरे इक्वेशन को या इस फॉर्म नोटेशन को रीड करना, ये बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको बेसिकली स्ट्रांग बनाता है चीज़ों में। हम डायरेक्टली सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़ें, आराम से अपने आप को टाइम दें, और छोटी छोटी चीज़ें हैं वही आपके कॉन्सेप्ट को बनाती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे ना तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ों से वो ट्विस्ट बनाते हैं। कई स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं ना कि सर जब क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है ना तो ट्विस्ट आप क्यों नहीं झेल पा रहे होते हैं, बिकॉज आप बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट के चक्कर में फंसे होते हैं, जबकि चीज़ें बहुत छोटी छोटे मायने में समझी जाती हैं, जैसे अपन ने यहाँ किया। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, एनसीईआरटी का ही है, इसमें मुझसे बोल रहा है, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट Z, कैपिटल Z इज अ सिंबल ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय। अब मुझे रिलेशनशिप इस तरह से गिवन किया गया है, R इक्वल्स टू, कर्व ब्रैकेट बनाने का दिखते हैं, फिर वो अंदर डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने आपको पढ़ना सिखाया था कि रिलेशन किसके बीच में है, A और B के बीच में। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हम इसको कैसे रीड करते हैं, A का रिलेशन B के साथ हम ले रहे हैं। अब इसकी कंडीशन देते हैं वो सेमी कॉलन के बाद। तो वो कंडीशन में बोल रहा है सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि R इज ए सेट ऑफ इंटीजर्स। R में वो सारे नंबर्स आ सकते हैं, प्लस वाले भी आएंगे, माइनस वाले भी आएंगे, लेकिन सिर्फ होल नंबर्स होंगे, क्योंकि इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिला के। तो R एक ऐसे इंटीजर्स का सेट है, तो उसमें से, उस सेट में से, R में तो बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे, लेकिन उस ऑर्डर्ड पेयर में कुछ ही होंगे जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसलिए हम हमेशा उसको क्या बोलते हैं, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द सेट जो उसको डिफाइन करता है। तो R जो इंटीजर्स का सेट है, उसमें आप ये रिलेशनशिप डिफाइन कीजिए फ्रॉम A टू B, A और B के बीच में रिलेशनशिप सच दैट 2 डिवाइड्स A माइनस B। अब हमें इसमें वो प्रूव करना है कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इसको प्रूव करने के लिए कि वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी, A, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो क्या अगर दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए तो क्या 2 डिवाइड्स A माइनस A? दोनों एलिमेंट को सेम रखना होता है तो यहां पर B की जगह आपको A ही लाना पड़ेगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो ऐसे सेट्स में जब B भी इन्वॉल्व होता है, A और B, तो आपको B को A ही रखना पड़ेगा इक्वेशंस के लिए, टू डिफाइन द रिफ्लेक्सिव सेट। A माइनस A, B माइनस B, C माइनस C, कितने भी आप करोगे, एक नंबर का अपने आप से सब्ट्रैक्शन हमेशा 0 होता है। तो क्या 2 डिवाइड 0? ऑफ कोर्स 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर। 0 न्यूमिनेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं। तो 0/2, 0/4 कुछ भी हो सकता है। तो 0/2 इज वैलिड नंबर, यस इट डिवाइड्स। तो सबसे पहली चीज मोहर लग गई कि भैया ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव करने के लिए जब A और B के बीच में कोई इक्वेशन दी हो तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप B की जगह A ही रखेंगे। ये आपको हमेशा याद रखना है। कई बार A टू द पावर B दिया जाएगा, तो A टू द पावर B की जगह आप जब रिफ्लेक्सिव का टेस्ट करेंगे तो A टू द पावर वो A ही हो जाएगा। हमें दोनों एलिमेंट की एंट्री सेम रखनी पड़ती है। सेकंड हम आते हैं इसके सिमेट्रिक पर। क्या ये रिलेशनशिप सिमेट्रिक है? लेट्स सी। सिमेट्रिकली हमने क्या देखा था कि अगर हम नंबर्स को, जो हमारे एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको इंटरचेंज कर दें, लेफ्ट वाला राइट पे, राइट वाला लेफ्ट पे, अगर वो दोनों सेट में होंगे तो वो रिलेशनशिप सिमेट्रिक है। जो हमने देखा था कि A, B और B, A अगर दोनों हैं ऑर्डर्ड पेयर, यस इट इज सिमेट्रिक। तो मतलब 2 डिवाइड्स A माइनस B,
ठीक है भाई, ये तो सही बात है। अब हमें सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए इन दोनों की पोजीशन को, जैसे मैंने बोला, इंटरचेंज करना होता है। कई बार बच्चे इक्वेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं। 1,2 होगा तो उनको 2,1 करने में कोई तकलीफ नहीं आती। बस वही थोड़ा सा माइंड आप यहां लगा लें कि ए और बी को आप इंटरचेंज कर दें। तो क्या 2 डिवाइड्स b माइनस ए भी पॉसिबल है? ऑफ कोर्स a माइनस बी और b माइनस ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम आने वाला है। तो अगर a माइनस बी का फैक्टर 2 है तो a माइनस बी को अगर b माइनस ए करेंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड में माइनस साइन आएगा, लेकिन वो 2 का फैक्टर होगा ही होगा। सिंस माइनस साइन आएगा तो हमें देखना पड़ेगा कि जो रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है सेट के अंदर, उसमें इंटीजर्स हैं, नेगेटिव नंबर अलाउड हैं। मैंने देखा यस, मेरा काम बन गया कि इट इज सिमेट्रिक, कि ये रिलेशनशिप एक सिमेट्रिक रिलेशनशिप भी है। अगर a माइनस बी 2 से डिवाइड हो सकता है तो ऑफकोर्स b माइनस ए भी 2 से डिवाइड होगा। अगर 5 माइनस 3, एक नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 5 माइनस 3 है, अगर 5 माइनस 3 2 से डिवाइड होगा, यस, तो ऑफकोर्स सी बात है 3 माइनस 5 भी 2 से डिवाइड होगा। फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, पहले वाले डिवीजन में 1 आ रहा है, दूसरे वाले डिवीजन में -1 आएगा। 1 एंड -1 दोनों पॉसिबल है बिकॉज हमारे सेट को इंटीजर्स बोला गया है। ठीक है जी, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट। अब हमारा लास्ट पार्ट रह गया, क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें पता है कि हमें ऐसे 3 ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, ए टू बी हो, बी टू सी हो, तो ए टू सी भी हो। ठीक है, उसी ऑर्डर्ड पेयर को आप एज इट इज यहां रखते जाएं, जैसे अपन ने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं ना, उसी फॉर्म में आप कंडीशंस में रखा कीजिए, चाहे कैसी भी इक्वेशन दी हुई हो। तो हमने देखा कि अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है, ठीक है भाई, तो मतलब a माइनस बी का एक फैक्टर 2 है। फिर हमने देखा b माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, तो वो भी 2 का एक फैक्टर हो गया। इसको और प्रिसाइज करने के लिए मैं इसको नोटेशन में लिखता हूं। अगर a माइनस बी 2 से डिविजिबल है तो 2 इंटू m कोई भी कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं, तो 2 तो उसका फैक्टर होगा, तो मैंने 2m लिख दिया उसको। अगर b माइनस सी भी डिविजिबल है 2 से, तो इसी तरह से मैं उसको 2 इंटू के लिख देता हूं, कोई और अगर नंबर आ जाएगा डिवीजन में, लेकिन 2 तो फैक्टर होगा ही होगा। अब मुझे ये चेक करना है क्या a माइनस सी डिवाइड होगा, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। अब मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाता हूं। मुझे क्या चाहिए, a माइनस सी। मैंने ये 2 इक्वेशन बनाई हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, ये वाली इक्वेशन को a माइनस बी इक्वल टू 2m और b माइनस सी इक्वल टू 2 के, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो b से b तो कट जाएगा, मुझे मिलेगा a माइनस सी इक्वल टू 2 कॉमन ले लूंगा इंटू m प्लस के। अरे बॉस, 2 इज वन ऑफ द फैक्टर। अगर 2 उसका फैक्टर है तो यस, a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो ये टेस्ट में ये सक्सेसफुल हो गया। मतलब ये जो रिलेशनशिप मुझे डिफाइन किया गया था, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। हैंड इन वन वर्ड वी कैन से दिस रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। फिनिश्ड। तो आप ऑर्डर्ड पेयर जब बनाते हैं तो आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होती है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिए हैं कि जब ए बी एक्स वाई ऐसी इक्वेशंस आती हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर हम कैसे करें। बिल्कुल वैसे ही करें। अगर रिफ्लेक्सिव करना है तो ए और बी दोनों, ए ए बी बी सी सी दोनों एंट्री इक्वल होने वाली हैं, उसी से इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। सिमेट्रिक लें तो ए बी लिया एक बार, अब बी ए लीजिए, उनको इंटरचेंज करके फिर वो रिलेशन सेटिस्फाई देखिए। सिमेट्रिक में पहले ए बी लीजिए, ए और बी को डालिए एंट्री में, फिर बी और सी को डालिए और फिर टेस्ट कीजिए कि क्या ए और सी को डालने से भी वो जो रिलेशन है वो होल्ड करता है। तो आपको इक्वेशन में ये सेट्स को निकालना, रिलेशन को निकालना कि है कि नहीं है, इजीली आ जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर में तो हम आराम से कर लेते हैं। सो मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिए हैं कि इक्वेशन की फॉर्म में भी आपको रिलेशन कैसे निकालते हैं वो आ जाए।
और इसको रीड कैसे करते हैं वो भी आ जाए। ठीक है जी। तो ये मैंने किए एनसीईआरटी के क्वेश्चन, ये मेरे हो गए पूरे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। अब मैं थोड़ा सा बेचारे ट्रिक्स का इस्तेमाल भी हम सीख लेते हैं। जो जी मेन के बच्चे होते हैं उनके लिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं टफ न्यूमेरिकल जो रिलेशन एंड फंक्शन को मिला के आते हैं, तो आज हम रिलेशन कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शन, और तीसरे दोनों वीडियो में मैं जी मेन और क्लास 12 बोर्ड के दोनों स्टूडेंट का ख्याल रखूंगा। दोनों को कुछ ना कुछ फीडबैक मिलेगा, मतलब अच्छे से अच्छे डिटेल कॉन्सेप्ट। तीसरे वीडियो में रिलेशन और फंक्शन के न्यूमेरिकल जो जी मेन और एडवांस में हम सॉल्व कैसे करें वो मैं कवर करूंगा। वो पूरे वीडियो में एक ही प्लेलिस्ट में डालूंगा रिलेशन एंड फंक्शन के। तो आप उस पूरी प्लेलिस्ट को अगर देखेंगे तो आपको पूरा इन डेप्थ ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी थोड़ी ट्रिक यूज करने के लिए हम सीख लेते हैं जो जी मेन वाले बच्चों को काफ़ी काम आएगी और अदर इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे होंगे उनके लिए भी काम आएगी। ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास दो सेट्स हैं ए और बी। एक सेट ए है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर एंट्री, जैसे ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे n एलिमेंट्स हैं। एक बी है जिसके अंदर m एलिमेंट्स हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स में डिफाइन कर रहा हूं। तो अगर मैं कोई रिलेशन बनाऊंगा a टू b का, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे और उसमें कितने रिलेशनशिप बनेंगे। ठीक है। तो उसमें कितने रिलेशनशिप बनेंगे उसके दो तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्टली मैं बोल दूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, मैं जो रिलेशन की बात कर रहा हूं वो ए और बी के बीच में है जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे पता है। तो अगर मैं सीधे एक स्ट्रेट बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूं 2 टू द पावर m इंटू n, इतने रिलेशनशिप बनेंगे। लेकिन थोड़ा और ट्रिकी हो जाता है। वो कई बार ये पूछते हैं कितने नॉन वॉइड नॉन एम्प्टी रिलेशन बनेंगे। तो टोटल नॉन वॉइड, जिसको आप नॉन एम्प्टी भी समझ सकते हो, मतलब उनमें से कोई भी रिलेशन एम्प्टी नहीं हो, वो कितने बनेंगे। तो इसमें से टोटल रिलेशनशिप में से आप एक सब्ट्रैक्ट कर दो। सर आपने टोटल रिलेशन में से एक सेट को क्यों हटाया, क्या वो एक सेट एम्प्टी सेट था? यस, क्योंकि जब भी हम सेट्स रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर्स में डिफाइन करते हैं तो हम हमेशा उसमें एक ऑर्डर्ड पेयर जोड़ देते हैं लास्ट में, वो होता है फाई, कि एक ऐसा सेट होगा जिसमें रिलेशनशिप होल्ड नहीं कर रहा होगा और वो नल सेट होता है। तो जब मैंने टोटल रिलेशनशिप का आंसर दिया कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो मैंने 2 टू द पावर mn दे दिया। लेकिन जब उसने मुझसे स्पेसिफिकली पूछा कि सर कितने टोटल नंबर ऑफ वॉइड और नॉन एम्प्टी होंगे, तो मुझे अपनी एम्प्टी वाली एंट्री को कम करना पड़ गया। इसीलिए मैंने इसमें से एक को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर 64, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि 64 टोटल रिलेशन बन रहे हैं, तो उसमें से एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन है, फाई नल सेट है। तो टोटल नॉन एम्प्टी रिलेशंस जो बनेंगे, नॉन वॉइड रिलेशन, वो होंगे 64 माइनस 1 63। तो ये आप हमेशा याद रखना है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ एनी रिलेशंस। किसी भी रिलेशन के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डोमेन, कोडोमेन और रेंज को डिफाइन करना। बच्चे डोमेन और कोडोमेन में कोडोमेन और रेंज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसका मैं अभी रीज़न बताता हूँ क्या रहता है। जैसे ए है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ये बी है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। ठीक है। जितने भी एलिमेंट ए में होंगे, मैं एक एग्जांपल लेके ही कर देता हूँ ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 का रिलेशन, 1 का रिलेशन, 2 का रिलेशन,
2 का रिलेशन, 3 का रिलेशन। ठीक है जी, ये हमने रिलेशनशिप डिफाइन करने का एक और मेथड है जिसमें एलिमेंट को हम डायरेक्टली एरो की हेल्प से बनाते हैं। अगर इसी को मैं ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा 1 4 1 6 2 4 2 7 3 7। तो मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिख देता हूं, फिर मैं अपनी बात को समझाऊंगा। 1 4 का ऑर्डर पेयर है, 1 6 का ऑर्डर पेयर है, जिस पर भी एरो बनी हुई है ना वो उसके रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे हैं। 2 4 से दिख रहा है, 2 7 से कर रहा है और 3 भी 7 से कर रहा है। तो ये है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, जो इस पूरे रिलेशन को होल्ड करते हैं। ठीक है जी। अब इनमें जो ए की एंट्रीज होती हैं, द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कॉल्ड डोमेन्स। जो ए सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है। और जो टोटल बी के टोटल एलिमेंट, चाहे वो रिलेशन को होल्ड करें या ना करें, उनको बोला जाता है कोडोमेन। तो बी के ऑल एलिमेंट्स आइदर दे सेटिस्फाई दे होल्ड रिलेशन और नॉट, उसके टोटल एलिमेंट को आपको लेना होता है और उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो कोडोमेन में 4 5 6 7 सब आ जाएंगे। क्लियर है। जबकि हम तीसरा चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं रेंज। रेंज भी बी के एलिमेंट से ही बनता है, लेकिन कोडोमेन और रेंज में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि कोडोमेन में आपने बी के सारे एलिमेंट को लिया, वेदर दे आर होल्डिंग रिलेशन और नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी में सारी एंट्री आएंगी। लेकिन रेंज में बी की सिर्फ वही एंट्री आएंगी जो रिलेशन को होल्ड कर रही होंगी। 5 कोई भी रिलेशन को होल्ड नहीं कर रहा है, तो 4 6 7 आएगा मेरा रेंज। एक बेसिक एग्जांपल का आइडिया दे रहा हूं। मेरा जो रेंज है कोडोमेन में, मैं लिख देता हूं कोडोमेन में तो 4 5 6 7 आ जाएगा, लेकिन रेंज में सिर्फ 4 6 7 ही आएगा। तो रेंज और कोडोमेन बी सेट से ही आते हैं, बी के एलिमेंट से ही आते हैं, विद ए बेसिक डिफरेंस कि कोडोमेन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बी के सारे एलिमेंट लेने हैं। लेकिन रेंज डिफाइन करते समय वी हैव टू सी कि उसके कितने एलिमेंट्स हैं जो रिलेशन को होल्ड करते हैं, सिर्फ वही एलिमेंट रेंज में आते हैं। आई होप इसके बाद अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कोडोमेन और रेंज का, कि दोनों एक ही सेट के हैं तो क्यों अलग अलग दिया भाई। बिल्कुल भी, क्योंकि उसका डिफरेंस आपको मैंने यहां पर इस तरह क्लियर कर चुका हूं। क्लियर है। अब आई थिंक मैंने रिलेशन के टॉपिक के मोस्टली सभी कवर कर लिए हैं। जैसा कि मैंने बोला, और शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छे न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक्स मैं तभी समझाऊंगा जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस करूंगा जी मेन और एडवांस के। उसमें मैं बोर्ड्स के क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूंगा, जिससे कि एक मीडियम लो डिफिकल्टी के क्वेश्चंस हो जाए, मीडियम डिफिकल्टी के और हाई डिफिकल्टी के। क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन में हम डिफरेंशिएशन का भी यूज़ करते हैं सम टाइम टू फाइंड किस टाइप का रिलेशन या फंक्शन है। वो भी मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सेम प्लेलिस्ट में रिलेशन एंड फंक्शन की, जिसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अपने सारे जितने भी आपके कन्फ्यूज़न है या आपका कोई टॉपिक है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है और आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफ़ी सारी मैं आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता हूं, उसमें मुझे आप बताइए या फिर आप कमेंट कीजिए। मैं आपकी बात को जहां तक होगा पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। अल्टीमेटली हमारा सबका एम एक ही है कि आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कॉन्सेप्ट बहुत बेसिकली डिफाइन कीजिए, बेसिकली समझिए, सिर्फ ऊपर से सरफेस पे बिल्कुल मत रहिए, काफ़ी डीप में जाइए। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।